नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी हमने इसके पहले बच्चे लोग अब तक जितना भी ऑसिलेशन में पार्ट देखा सब किससे रिलेटेड था, लीनियर एसएचएम से रिलेटेड था। अब हमने क्या करना है, एंगुलर एसएचएम की बात करनी है, ठीक है। तब एंगुलर एसएचएम कैसे होगा? एंगुलर एसएचएम समझने के लिए मान लो यहां पे मैं एक ऊपर फिक्स रिजिड सपोर्ट को एक स्ट्रिंग कनेक्ट करता हूं या मेटल वायर कनेक्ट करता हूं और नीचे कोई एक मास कनेक्ट कर देता हूं डिस्क की तरह। अब अगर मैं उसको रोटेट करूं एक डायरेक्शन में तो वो क्या करेगा, थोड़ा घूमेगा और फिर वापस से क्या हो जाएगा, उल्टा डायरेक्शन में घूमेगा, है ना। मतलब वापस से अपनी पोजीशन रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि जब मैंने उसको घुमाया तो मैंने क्या किया, वायर को ट्विस्ट किया। तो वायर ट्विस्ट हो गई तो वो क्या करेगी, रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। तो अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो वो रिस्टोर करने की कोशिश करेगी एंटी क्लॉकवाइज में, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो रिस्टोर करने की कोशिश करेगी क्लॉकवाइज में। देखो ना, आपके घर में कोई सस्पेंडेड चीज होती है तो आप उसको घुमाते हो ना, ट्विस्ट करते हो, तो ट्विस्ट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फिर आप जब छोड़ देते हो तो वो उल्टा घूमता है। दैट इज नथिंग बट एंगुलर एसएचएम। क्यों? क्योंकि आपने एक डायरेक्शन में ट्विस्ट किया तो उसके अंदर क्या डेवलप हो गया बच्चा लोग, एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझना है, जब लीनियर मोशन की बात करते हैं ना तो लीनियर मोशन में फोर्स होता है, और एंगुलर मोशन की बात करते हैं तो एंगुलर मोशन में टॉर्क होता है, ठीक है। बॉडी को रोटेट कराने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, टॉर्क की जरूरत पड़ती है। बॉडी को मूव कराने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, ये हमेशा याद रखना। सो देयर इज अ डिफरेंस। व्हेन आई टॉक अबाउट लीनियर एसएचएम वी विल बी टॉकिंग अबाउट फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। When I talk about angular motion, we will be talking about restoring torque. ये दो याद रखना आप लोग, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूं, एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है, तो उसके लिए मैं एक फिगर बनाता हूं, देखो। ये एक डिस्क है समझो, जिसको मैं इस डायरेक्शन में ट्विस्ट करूंगा, ठीक है। ये पॉइंट को है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस फिगर शोज अ मेटालिक डिस्क। ये एक मेटालिक डिस्क है, ठीक है, fixed to the wire. Now this wire is basically कौन सी वायर होगी, मेटेलिक डिस्क है तो ये मेटल की वायर होगी या तो नायलॉन की वायर यूज होगी, ठीक है। एंड hung from the rigid support, जैसे कि आपको दिख रहा है एक रिजिड सपोर्ट से इसको हंग किया गया है ना। तो ये तो सिनारियो हो गया बच्चा लोग। ये डिस्क है, मैं आपके लिए लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इज डिस्क एंड दिस इज वायर। नाउ इस डिस्क को अगर मैं एक डायरेक्शन में अलोंग द एक्सिस ऑफ द वायर रोटेट करूं या ट्विस्ट करूं तो वायर ट्विस्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करूं तो थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा और फिर वो वायर क्या करेगी, अपने आप को सीधा करने की कोशिश करेगी, मतलब रिस्टोर करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज दैट इज अपोजिट सेंस का एक मोशन डेवलप होगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे एंगुलर मोशन, ठीक है। सो फिगर शोज अ मेटालिक डिस्क फिक्स्ड टू द वायर एंड हंग फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। नाउ इफ द डिस्क इज ट्विस्टेड in one direction, say clockwise और एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है ना, या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या तो क्या हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज। देन व्हाट विल हैपन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज along the axis of the wire, ठीक है। सो आई एम सेइंग इफ द डिस्क इज ट्विस्टेड इन वन डायरेक्शन, लेट्स से क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, लेकिन कहां पे, अलोंग द एक्सिस ऑफ द वायर, देन व्हाट विल हैपन, देन अपोजिट सेंस
मतलब क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन. देन अपोजिट सेंस मोशन is produced to obtain its original position. This motion is called as एंगुलर मोशन. इस मोशन को क्या बोलते हैं बच्चों लोग? एंगुलर मोशन बोलते हैं, और टॉर्जनल मोशन भी बोला जाता है. अब यहां पे होगा क्या? एंगुलर मोशन, टॉर्जनल मोशन तो प्रोड्यूस हो चुका है. नाउ व्हाट विल हैपन? अब यहाँ पे रिस्टोरिंग की बात हो रही है ना. जैसे कि मैंने बोला क्लॉकवाइज गया तो वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज गया तो क्लॉकवाइज आएगा. तो हमने लीनियर में देखा था रिस्टोरिंग के लिए क्या था? लीनियर में रिस्टोरिंग के लिए रिस्टोरिंग फोर्स था. लेकिन क्योंकि एंगुलर है तो एंगुलर में क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होता, रिस्टोरिंग टॉर्क होता है. सो दिस मोशन is governed by the torque, restoring torque. restoring force यूज नहीं करेंगे बच्चा लोग, टॉर्क यूज करेंगे. क्यों टॉर्क यूज करेंगे? क्योंकि एंगुलर मोशन है. सो दिस मोशन इज गवर्न बाय रिस्टोरिंग टॉर्क. ठीक है. अब यहां पे ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क जो है ये किसको प्रोपोर्शनल होता है? रिस्टोरिंग टॉर्क जो है ये डिपेंड करता है एंगुलर एक्सेलरेशन पे. ठीक है, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे. कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब कितना ट्विस्ट हुआ है. जितना ज्यादा ट्विस्ट करूंगा उतना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क होगा ना. देखो हम बचपन में क्या करते थे, कोई भी चीज को ट्विस्ट करते थे, बहुत ज्यादा करते थे. जितना होता था उतना करते थे और फिर छोड़ देते थे. तो जितना ज्यादा ट्विस्ट करते थे वो वापस से उतनी स्पीड से रिवर्स डायरेक्शन में काम करता था. ये आपने बहुत बार देखा रहेगा, बचपन में किया रहेगा, अभी भी करते रहेंगे, है ना. तो जितना ज्यादा ट्विस्ट दोगे, जितना ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोगे, उतना ज्यादा क्या डेवलप होगा? रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा. सो दिस मोशन इज गवर्न बाय रिस्टोरिंग टॉर्क. इट डिपेंड्स ऑन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चा लोग? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. द रिस्टोरिंग टॉर्क if is found to be proportional to the angular displacement. अगर ये रिस्टोरिंग टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा एंगुलर एसएचएम. यहां पे मैंने एंगुलर एसएचएम नहीं बोला, सिर्फ एंगुलर मोशन बोला. अब रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंगुलर एसएचएम बोलेंगे. जैसे कि अगर लीनियर एसएचएम की बात करूं तो वहां पे बोला था रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, बोला था ना. मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, ऐसा लीनियर एसएचएम में बोला था. तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स के बदले क्या हो गया? टॉर्क हो गया. और डिस्प्लेसमेंट के बदले क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया. So the restoring torque, if it is found to be proportional to angular displacement, then the motion is called as angular SHM. ऐसे मोशन को क्या बोला जाता है बच्चे लोग? एंगुलर SHM बोला जाता है. नाउ अब ये रिस्टोरिंग टॉर्क दिया कैसे जाता है? द रिस्टोरिंग टॉर्क, जैसे कि हमको पता चल गया ये किसको प्रोपोर्शनल है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को प्रोपोर्शनल है. सो इट इज गिवन बाय टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. ठीक है. टाउ इज योर एंगुलर फोर्स, दैट इज नथिंग बट टॉर्क, एंड थीटा इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. नाउ इफ आई रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन, यहां पे आता है सी थीटा, वेयर सी इज कांस्टेंट कॉल्ड एज, कौन सा कांस्टेंट है? देखो सी चाहिए तो थीटा उधर जाएगा तो टाउ अपॉन थीटा बनेगा ना. तो टाउ क्या है? टॉर्क. रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट.
तो सी क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। सो लेट इट बी इक्वेशन 1। और इसकी साइन नेगेटिव, नेगेटिव क्यों, क्योंकि रिस्टोरिंग है, अपोजिट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट काम करेगा। सो लेट इट बी इक्वेशन 1। नाउ आपको समझना है बच्चे लोग, यहाँ पे अभी लीनियर और एंगुलर के इक्विवेलेंट टर्म्स। जब लीनियर मोशन की बात होती थी तो फोर्स होता था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन जब एंगुलर मोशन की बात होती है तो फोर्स नहीं आता है, आई आता है। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी टॉर्क आता है, और मास के बदले आई आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा। तो लीनियर से एंगुलर जाते हैं ना, तो बच्चे लोग क्या क्या टर्म्स हो रहे हैं वो समझ लो। लीनियर में था रिस्टोरिंग फोर्स, एंगुलर में आ गया रिस्टोरिंग टॉर्क। लीनियर में था एक्सेलरेशन, एंगुलर में आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर में था मास, एंगुलर में आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये टर्मिनोलॉजी जो है ना ये समझनी है, ठीक है। सो इफ आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चे लोग आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, ठीक है। सो इफ आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the body, then the torque tau is given by tau is equal to I into alpha, that is equation 2। जैसा हम देते हैं ना F is equal to ma लीनियर में, उसी तरह tau is equal to I alpha एंगुलर में, where alpha is एंगुलर एक्सेलरेशन है। अल्फा कांस्टेंट नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी साइन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब फिर से इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। सो आई विल से आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू -3 इंटू थीटा। सही है। अब ये आई मल्टीप्लाई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो अल्फा विल बी माइनस सी बाय आई इंटू थीटा। सो अल्फा, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन अब मेरे को पता है, देखो थोड़ा सा मैं रिलेट करता हूं। वहां पे हमने पढ़ा था dx बाई dt का स्क्वायर था, ये बराबर है ना, d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, ये लीनियर के फॉर्म में था। तो अल्फा जो है ये क्या हो जाएगा, एंगुलर के फॉर्म में। ध्यान दो थोड़ा सा, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे यहाँ पे यार। देखो ये लीनियर एक्सेलरेशन था, दिस वाज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बदले क्या आ जाएगा, अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा जो थीटा है, ठीक है। ये सब चीज आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो अब अल्फा क्या है, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। सो अल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन आई थीटा, ठीक है। अब ये माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, बनेगा ना। इसको मिटाता हूं मैं, देखो अभी ये माइनस वाला टर्म इधर आ जाएगा, देयरफॉर डी स्क्वायर थीटा सी, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, माइनस विल कम टू दिस साइड, विल बिकम प्लस सी बाय आई, थीटा इज इक्वल टू 0। This equation is called as differential equation of angular SHM। इस इक्वेशन को एंगुलर SHM का डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। अगर आप याद करोगे लीनियर इक्वेशन तो आपको पता चलेगा लीनियर इक्वेशन ये था, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। वहां पे एक्स के फॉर्म में था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, यहाँ पे थीटा के फॉर्म में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, ठीक है। ये फर्क याद रखना बच्चे लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका लीनियर डिफरेंशियल एंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर मेरे को एंगुलर एसएचएम को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे। लीनियर एसएचएम को क्या डिफाइन किया था, बोला था पीरियोडिक मोशन है, ठीक है, जिसमें क्या था, एक फोर्स थी, है ना, रेस्टोरिंग फोर्स थी। यहाँ पे क्या है, टॉर्क है। वहां पे फोर्स कहां पे प्रोपोर्शनल थी, फोर्स वाज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे बोलूंगा टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
वहां पे फोर्स कहां पे डायरेक्ट हुई थी, टुवर्ड्स मेन पोजीशन। यहां पे भी टॉर्क कहां डायरेक्ट होगा, टुवर्ड्स मेन पोजीशन। मेन पोजीशन बोले तो सेंटर, क्योंकि एंगुलर है ना, तो एंगल में मेन पोजीशन नहीं होगा, सेंटर होगा। सो प्लीज सी हियर नाउ वी विल डिफाइन एंगुलर SHM। सो angular SHM is defined as the periodic motion in which the torque of or torque for the angular acceleration is directly proportional to the angular displacement। यहां पे जो टॉर्क होगा किसको प्रोपोर्शनल होगा बच्चा लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, एंड is directed towards the center of the disk। ठीक है, तो ये जो है ये एंगुलर SHM है। लीनियर SHM में टॉर्क के बदले क्या था, फोर्स था, और वो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बदले सिंपल डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी भी तो मैं बताता हूं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x था वहां पे, यहां पे क्या हो गया, यहाँ पे टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगी, वहां पे F इज इक्वल टू माइनस के एक्स था, यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू माइनस थी थीटा। बहुत बड़ा फर्क है, समझ में आया। वहां पे फोर्स के लिए F इज इक्वल टू एम ए यूज करते थे, यहाँ पे टाउ के लिए आई अल्फा यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे ऐसे यूज किए थे, यहाँ पे ऐसे इक्वेशन यूज करके हमने इसको सॉल्व किया। तो ये है हमारा एंगुलर SHM। ठीक है, नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के टाइम पीरियड की बात करते हैं, इसी की टाइम पीरियड की बात करते हैं। इसका टाइम पीरियड कैसे दिया जाएगा बताओ अभी। अब मोशन तो हो रहा है ना एंगुलर SHM, तो टाइम पीरियड कैसे दिया जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ज्यादा चेंज नहीं होएगा टाइम पीरियड इसका। Now see, the time period of angular SHM is given by, अब टाइम पीरियड आपको पता है T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, बराबर है। लेकिन ओमेगा के बदले हमने क्या लिखा था, हमने वहां पे लिखा था एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, लीनियर में लिखा था। अब एंगुलर में तो क्या लिखेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड का इक्वेशन हो गया। अगर आप थोड़ा सा चेक करोगे ना तो आपको समझ में आएगा, वहां पे एंगुलर वर्ड नहीं था, सिंपल एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट था। एडिशन क्या हुआ है, सिर्फ एंगुलर वर्ड था। तो ये एंगुलर SHM और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हमने यहां पे की। ठीक है, now next we will talk about magnet moving in a uniform magnetic field. So next topic is magnet moving in a uniform magnetic field। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर मैं मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दूं। देखो यहाँ पे मैं समझाता हूं पहले आपको।
फिर आगे की बात करेंगे। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दूं, एक मैग्नेट रख दूं फ्रीली, तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को इस तरीके से अलाइन करेगा कि वो जो है उसकी जो एक्सिस है पैरेलल हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड को। मतलब मैग्नेट ऐसे सीधा अलाइन हो जाएगा सच दैट नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे रहेंगे, सच दैट उसकी जो एक्सिस है, ठीक है, वो ये लाइंस को पैरेलल होगी, ठीक है। ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट बोलते हैं इसको। लेकिन अगर अब मैं इस मैग्नेट को थोड़ा सा ट्विस्ट दे दूं उसके एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल थीटा, तो अब क्या हो जाएगा, फ्रीली सस्पेंडेड नहीं रहा, ट्विस्ट हो गया अपनी जगह से। तो वो क्या करेगा बच्चा, अब वो रिस्टोर करने की कोशिश करेगा अपनी पोजीशन। तो रिस्टोर करने में वो इधर जाएगा, आगे पीछे करेगा। मतलब इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इसमें फिर से एंगुलर एसएचएम प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये हमने देखना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला, कोई भी मैग्नेट को अगर मैं फ्रीली सस्पेंड कर दूं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो व्हाट विल हैपन, इट विल बी अलाइनिंग इटसेल्फ इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो पहले तो मैं वही लिखूंगा। So here we are. If the magnet is freely suspended into the or in the uniform magnetic field. So if the magnet is freely suspended in the uniform magnetic field, it will align itself in the direction parallel to the direction of magnetic field. Of magnetic field, इस तरीके से वो अपने आप को क्या कर लेगा बच्चा लोग, अलाइन कर लेगा, ठीक है। अब उसने अपने आप को अलाइन कर लिया। अब मैं उसको क्या करता हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे देता हूं, ठीक है। नाउ इफ द मैग्नेट is displaced through an angle theta with respect to the axis of the magnet, then it starts ऑसिलेटिंग, ठीक है। ये क्या करेगा, ऑसिलेट करना चालू करेगा। इसको समझने के लिए मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बच्चा लोग, ठीक है। मैंने बोला ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी थी बी, पहले मैग्नेट वर्टिकल डायरेक्शन में था, सीधा था। मैंने उसको बोला, उसको ट्विस्ट कर दिया, तो ये आपका मैग्नेट बन गया, ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा। ये लेंथ है उसकी 12 डाइपोल लेंथ, सही है। तो अब यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल पे ऊपर की तरफ Q इंटू बी एक्ट होगा फोर्स, और इधर नीचे की तरफ माइनस Q इंटू बी एक्ट होगा। ये उसकी एक्सिस, ठीक है। तो पहले सीधा था, अब मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो डिस्प्लेस कर दिया तो अब ये क्या करेगा बच्चे लोग, यहाँ पे ये ऑसिलेट करना चालू कर देगा। तो यहां तक हमको समझ में आ गई बात ना। अब ऑसिलेट करेगा, डिस्प्लेस हो गया, तो ऑसिलेट क्यों करेगा, ऑसिलेट इसलिए करेगा क्योंकि इसके ऊपर क्या एक्ट होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होगा, जो क्या करेगा, इसको सीधा करने की कोशिश करेगा। इट स्टार्ट्स ऑसिलेट ड्यू टू द रिस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन दी मैग्नेट के ऊपर एक रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट हो रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है बच्चा लोग,
ऑसिलेट करना चालू कर रहा है। ठीक है, तो अब उसका रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा वो समझने के लिए लेट म्यू बी द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लेंथ। ठीक है, एंड बी बी दी मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अगर ये दो ऐसे टर्म्स है, नॉर्मली क्या होता है बच्चे लोग, अब अगर देखोगे ना, म्यू यूज नहीं करते हम लोग मैग्नेटिक डायपोल के लिए, हम यूज करते हैं स्मॉल एम, लेकिन यहाँ पे स्मॉल एम मास है ना ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे हमने नोटेशन चेंज करके म्यू यूज किया है। ठीक है, सो नाउ द मैग्नीट्यूड, अब रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो गया, ये तो पता चल गया। अब इस रिस्टोरिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैसे दिया जाता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क is given by tau is equal to mu b sin theta। म्यू आपको पता है क्या है, बी पता है, थीटा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां पे हुआ है। ठीक है, नाउ इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन आई विल से sin थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। सो टाउ किसको इक्वल हो जाएगा? म्यू बी थीटा। लेट इट बी इक्वेशन 1। अगेन मेरे को ये भी पता है टाउ जो होता है क्या होता है, आई अल्फा होता है, इक्वेशन 2। तो दोनों को इक्वेट करूं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आई अल्फा इज इक्वल टू म्यू बी थीटा, है ना। अब क्या होगा बच्चा लोग, ये आई को मैं उधर भेज देता हूं और थीटा को इधर लाता हूं, तो क्या होगा? Therefore अल्फा अपॉन थीटा इज इक्वल टू म्यू बी अपॉन आई। सही है। अब ये अल्फा अपॉन थीटा है क्या? अल्फा बोले तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, और थीटा बोले तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो बेसिकली इट इज एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा पर यूनिट डिवाइड में, इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा। समझ में आया? अच्छा, क्यों निकाला मैंने ये? क्योंकि अभी ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका मुझे क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है। सो द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट इज गिवन बाय, कैसे दिया जाएगा? अपने को पता है ना, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसकी मैं वैल्यू निकाल चुका हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये बताओ? t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, क्या है उसकी वैल्यू? उसकी वैल्यू है म्यू बी अपॉन आई। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन म्यू इंटू बी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट रोटेटिंग, ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सिंपल है, ये समझ में आया क्या? अल्फा अपॉन थीटा, अल्फा बोले तो एंगुलर एक्सेलरेशन, अपॉन थीटा, थीटा बोले तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम। ये देखो, ये दोनों को इक्वेट किया मैंने। ठीक है, तो बहुत आसान है। ये मैग्नेट मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था। बस ये टर्म्स याद रखो। नॉर्मली यहाँ पे स्मॉल एम यूज किया जाता है, लेकिन इस इक्वेशन में स्मॉल एम यूज नहीं किया है, म्यू यूज किया है, क्योंकि स्मॉल एम पूरे चैप्टर में हमने मास के लिए रखा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डैम्प ऑसिलेशन। बच्चा लोग, अब तक हमने पूरे चैप्टर में देखा ऑसिलेशन कैसे होता है, ठीक है, क्या क्या हो रहा है ऑसिलेशन में। अब डैम्प ऑसिलेशन का मतलब क्या है? अब ऑसिलेशन हमको पता है, पहले ही पार्ट में हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, टू एंड फ्रो मोशन या अप एंड डाउन मोशन एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, बराबर है। अब ऑसिलेशन के फायदे भी, ऑसिलेशन के नुकसान भी है। अगर कोई मशीन पार्ट में ऑसिलेशन आ जाता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, जल्दी से डिफॉर्म हो जाएगा, है ना। तो अगर मेरे को ऑसिलेशन रोकना है, तो रोकने के लिए
मेरे को जो एलिमेंट की जरूरत पड़ती है उसको डैम्पर बोला जाता है, ठीक है। और डैम्पर लगा के मैं क्या करता हूं, ऑसिलेशन को रोकने का काम करता हूं। तो कोई भी ऑसिलेशन, ठीक है, जिसमें हम ऑसिलेशन के वाइब्रेशंस को मतलब एम्पलीट्यूड्स को रोक पाते हैं बाय मींस ऑफ एनी मैकेनिज्म, अगर एम्पलीट्यूड कम हो जाता है ऑसिलेशन का, तो ऐसा ऑसिलेशन को क्या बोला जाता है, ऐसा ऑसिलेशन को डैम्प ऑसिलेशन बोला जाता है। तो बेसिकली व्हेन आई से डैम्प ऑसिलेशन, व्हाट इज डैम्प ऑसिलेशन? इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज रिड्यूस्ड, ठीक है, अगर ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड रिड्यूस्ड हो रहा है बाय एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दो, कुछ भी कर दो, जो मन में आए वो मैकेनिज्म यूज करो, लेकिन अगर एम्पलीट्यूड कम कर पा रहे हो ऑसिलेशन का, तो ऐसे ऑसिलेशन को और ऐसे मोशन को क्या बोला जाता है, डैम्प बोला जाता है, डैम्प मोशन या फिर डैम्प ऑसिलेटर, ठीक है। तो बेसिकली जब ये डैम्प वर्ड यूज आता है ना, तो ये आप समझ लो, डैम्प इज रिलेटेड टू रिड्यूसिंग द ऑसिलेशन। ओके, सो मैं यहां पे लिखता हूं डैम्प ऑसिलेशन का मतलब क्या है। सबसे पहली चीज तो if the amplitude of the oscillation is reduced by the application of external force, then it is said to be damp। फिर ऐसे ऑसिलेशन को क्या बोला जाता है, डैम्प बोला जाता है, ठीक है। द ऑसिलेटर is called as damp oscillator and oscillations are called as damp oscillation, ठीक है। तो बेसिकली क्या बताया बच्चे लोग मैंने कि अगर एम्पलीट्यूड जो है ऑसिलेशन का अगर हम रिड्यूस कर पाते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, देन सच मोशन इज सेड टू बी डैम्प मोशन, दैट इज डैम्प ऑसिलेशन या फिर डैम्प ऑसिलेटर, ठीक है ना। अगर ये ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रहा है, ये तो मैंने बता दिया। अब रिड्यूस दो तरीके से हो सकता है, एक तो सडनली रुक जाए या फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे कम हो। अगर ये ग्रेजुअली धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होता है ना, तो फिर ऐसा ऑसिलेटर को बोला जाता है डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर, और ऐसे मोशंस को बोला जाता है डैम्प हार्मोनिक मोशन। अगर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है तो डैम्प तो है, लेकिन अगर ग्रेजुअली डिक्रीज होगा तो क्या बोलेंगे, डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर या फिर डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है। सो हियर आई एम राइटिंग पीरियोडिक ठीक है, पीरियोडिक रिडक्शन। अब पीरियोडिक के बदले पीरियोडिक एंड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग amplitude of the oscillation results in damp harmonic oscillator। अगर पीरियोडिक और ग्रेजुअली कम हो रहा है एम्पलीट्यूड, ठीक है, ऑसिलेशन का, तो उसको क्या बोला जाता है, डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर बोला जाता है। अब ऑसिलेटर में एम्पलीट्यूड कम करना है, डैम्पिंग करना है, ये तो समझ में आ गया। अब उसके लिए हम है ना एक मैकेनिज्म देखते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है। ये नीचे का पार्ट फिलहाल के लिए भूल जाओ, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। देखो डिस्कनेक्ट कर दिया, तो ये आपको दिख रहा है एक स्प्रिंग और एक मास है। अब अगर मैं इस मास को, ब्लॉक को डिस्प्लेस करूं तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगी, ठीक है, और फिर वो क्या करेगी, रिस्टोर करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से जो ब्लॉक है वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करेगा, ऑसिलेशन करना चालू कर देगा, ठीक है। तो ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पे।
अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसका ऑसिलेशन रोकना है। तो ऑसिलेशन रोकने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इसको एक रॉड कनेक्ट कर रहा हूं, और रॉड पे क्या कनेक्टेड है, वेन कनेक्टेड है, ठीक है, वेन्स बोले तो ब्लेड्स, ठीक है। और फिर मैंने इसको क्या कर दिया, एक टैंक के अंदर विस्कस लिक्विड में कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ये ऑसिलेट करेगा ब्लॉक, उसके साथ साथ ये वेन भी ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन वेन किसके अंदर ऑसिलेट करेंगे, वेन लिक्विड के अंदर ऑसिलेट करेंगे जो विस्कस है। अब विस्कस लिक्विड होने की वजह से इस पे क्या एक्ट होगा, इस पे एक ड्रैग फोर्स एक्ट होगा, दैट इज अपोजिशन फोर्स, जो क्या करेगा, ये वेन की मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेगा, है ना। तो जैसे ही वेन की मूवमेंट रोकने की कोशिश करेगा तो अल्टीमेटली वेन किससे कनेक्टेड है, ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो ब्लॉक का भी मोशन धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो ब्लॉक का मोशन कम होगा मतलब ऑसिलेशन कम हो गया ना, फिर डैम्पिंग, इसी को तो डैम्पिंग बोलते हैं, है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, ये नॉर्मल केस था, ये ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, उसको एक वेन से भी कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ रॉड। तो जैसे ऑसिलेट करेगा वेन भी अप एंड डाउन करेगा विस्कस लिक्विड में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, विस्कस लिक्विड है तो विस्कस लिक्विड क्या डेवलप करेगा, एक ड्रैग फोर्स या अपोजिशन फोर्स, हम पढ़ चुके हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में, ठीक है। तो ये ड्रैग फोर्स क्या करेगा, वेन्स के मोशन को रोकेगा। लेकिन वेन किससे कनेक्टेड है, ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो ब्लॉक का भी मोशन क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ब्लॉक में जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं बच्चा लोग, वो रिड्यूस्ड हो जाएंगे, दैट इज नथिंग बट डैम्पिंग प्रोसेस, ठीक है। सो हियर आई विल राइट, ये इस फिगर का डिस्क्रिप्शन देते हैं। फिगर शोज द ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, connected to the spring by or connected to the rigid support थ्रू स्प्रिंग के जरिए ये रिजिड सपोर्ट को कनेक्टेड है, ठीक है। नाउ जैसे स्प्रिंग डिस्प्लेस हो जाएगी, ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑसिलेशन चालू हो जाएगा। The block oscillates in vertical direction along the spring। तो ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो चुकी है। अब मेरा काम है, मेरे को इस ऑसिलेशन को रोकना है, सही है। तो रोकने के लिए हमने क्या किया, एक रॉड कनेक्ट किया है ब्लॉक को, ठीक है। सो द रॉड extended from the block is connected to the veins। देखो ये रॉड एक्सटेंड किया है ब्लॉक से और किसको कनेक्टेड है, वेन्स को। वेन्स बच्चे लोग ब्लेड होते हैं, जो फैंस के ब्लेड हो गए उसको भी वेन बोलते हैं। तो जो ब्लेड्स होते हैं ना उसको वेन बोलते हैं, उनका काम क्या होता है, घूमना या मूवमेंट करना। सो द रॉड एक्सटेंडेड फ्रॉम द ब्लॉक इज कनेक्टेड टू द वेन एंड is submerged। ये वेन्स कहां पे सबमर्ज्ड है, सबमर्ज्ड इनटू द लिक्विड इन द वेसल। ये आप देख पा रहे हो यहां पे, सही है। अब होगा क्या, जैसे ही मास ऑसिलेट कर रहा है बिकॉज ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक, अब ये ब्लॉक वेन से कनेक्टेड है, वेन्स स्टार्ट्स मूविंग अप एंड डाउन इन द लिक्विड। लिक्विड के अंदर अप और डाउन वेन करना चालू कर देगा। तो लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड इसको क्या करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि लिक्विड में क्या डेवलप होता है, विस्कस ड्रैग डेवलप होता है। सो दिस develops the viscous drag in the liquid which opposes the motion of the vein and thereby the motion of the block। इस तरीके से ब्लॉक के भी मोशन को अपोज करेगा, है ना।
एंड दस ऑसिलेशन जो है वो क्या हो जाएंगे, सप्रेस हो जाएंगे। ऑसिलेशन इज सप्रेस। तो इस तरीके से क्या हो रहा है बच्चा लोग, ये काम कर रहा है। सप्रेस बोलो, ठीक है, या फिर रिड्यूस बोलो, ठीक है, इस तरीके से काम कर रहा था। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे फोर्सेस देखना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेन के अंदर विस्कस फोर्स डेवलप हो रहा है ना, वेन के ऊपर लिक्विड की वजह से। तो विस्कस फोर्स जो है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डैम्पिंग फोर्स बोलेंगे। सो हियर द डैम्पिंग फोर्स FD is given by FD is equal to minus B into V, where B is damping constant and V is the velocity of the वेन। नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि जो डैम्पिंग फोर्स है वो क्या कर रहा है, वेन की वेलोसिटी को रोकने का काम कर रहा है ना। ये मूव कर रहा था अप एंड डाउन वेलोसिटी के साथ, ये एफडी ने क्या किया, इस वेन की वेलोसिटी को रोकने का काम किया, इसलिए नेगेटिव। तो मैं लिख देता हूं यहां पे नेगेटिव साइन बिकॉज डैम्पिंग फोर्स opposes the velocity of वेन। ठीक है, तो FD हो गया ये। फिर ऊपर ये स्प्रिंग था, स्प्रिंग डिस्प्लेस हुआ था, ये रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है और इसका रिस्टोरिंग फोर्स हमको पता है, तो वो भी लिखता हूं। द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग Fs is given by Fs is equal to माइनस के इंटू एक्स होता है, ये हमको पता है, राइट। एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा। इक्वेशन 2। अब वर्टिकल मोशन है तो वर्टिकल में क्या होता है, ग्रेविटेशन भी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। अब मैं ये मानता हूं कि ये दो फोर्स है ना, डैम्पिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ एक्ट होगा, और ये स्प्रिंग फोर्स भी ऊपर की तरफ एक्ट होगा। तो मैं मानता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स निग्लेजिबल होगा एज कंपेयर टू दी your drag force, that is damping force and spring force। ठीक है, so assuming the gravitational force to be negligible compared to FD and Fs, therefore total force F is given by F is equal to FD plus Fs। ठीक है, इसके क्वेश्चन 3 बोलते हैं। यहां तक कोई तकलीफ? बहुत सिंपल है, मैं फिर से बोल रहा हूं। अगर एम्पलीट्यूड का रिडक्शन हो जाता है, ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड अगर रिड्यूस हो जाता है बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो ऐसे एम्पलीट्यूड को क्या बोला जाता है, डैम्प बोला जाता है। ठीक है, अगर ये एम्पलीट्यूड पीरियोडिकली डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो उन ऑसिलेशन को क्या बोला जाता है, डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर बोला जाता है। ये डायग्राम हम यूज कर रहे हैं, ये मैकेनिज्म है जिसमें रिजिड सपोर्ट स्प्रिंग ब्लॉक है, ये ऑसिलेशन करता है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, एक रॉड वेन को कनेक्ट करके दिया हुआ है, और ये वेन जो है लिक्विड में। तो जब ब्लॉक ऑसिलेट करेगा तो वेन्स भी लिक्विड के अंदर ऑसिलेट करेंगे, लेकिन लिक्विड क्या करेगा, एक ड्रैग फोर्स डेवलप करेगा जो वेन के मोशन को अपोज करेगा। और क्योंकि वेन्स ब्लॉक से कनेक्टेड है तो अल्टीमेटली ब्लॉक का भी मोशन क्या हो जाएगा, अपोज हो जाएगा। सो वी विल से दैट ऑसिलेशन जो है ब्लॉक का वो रिड्यूस हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डैम्पिंग फोर्स है कैसे दिया जाता है, ये दिया जाता है माइनस बी इंटू वी, वेयर बी इज द डैम्पिंग कांस्टेंट, वी इज द वेलोसिटी। यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि डैम्पिंग फोर्स भी वेन की वेलोसिटी को, वेन जो मूव कर रहा था उसको रिड्यूस कर रहा है। देन स्प्रिंग का फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग एफएस, ये भी कैसे दिया जाता है, माइनस के इंटू एक्स, हम जानते हैं। ठीक है, अगर मैं एज्यूम करूं ये एफएस भी ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है, एफडी भी ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशन नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, तो कंपेयर टू दिस Fs and Fd, gravitational force is very small and negligible।
इसलिए जो टोटल फोर्स बचा वो क्या हो गया, एफ डी प्लस एफ एस हो गया। समझ में आया यहां तक? अब मैं इसको आगे लेके चलता हूं। नाउ सी, मुझे पता है एफ जो होता है क्या होता है, एम ए होता है, तो उधर वैल्यू डालता हूं, एफ के बदले एम ए इज इक्वल टू एफ डी के बदले जो वैल्यू है इसका माइनस बी वी, ठीक है, एफ एस के बदले जो वैल्यू है उसका माइनस के एक्स। अब ये दोनों नेगेटिव है, इस तरफ आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, सो एम ए प्लस बी वी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। सही है, लेट इट बी इक्वेशन 4। नाउ अपने को पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, और वेलोसिटी क्या होता है, सिंगल डेरिवेटिव dx by dt होता है। तो ये डाल दूंगा तो इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, therefore इक्वेशन 4 becomes what it will become now, tell me, m as it is, a के बदले d square x by dt square plus b as it is, v के बदले dx by dt plus kx is equal to 0। ठीक है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया बच्चे लोग। और इसका सोल्यूशन, द सोल्यूशन टू अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन solution to above differential equation is given by x is equal to a e raised to minus bt upon 2m into cos omega dash t plus phi, ये रेस टू में, ठीक है। तो यहां पे ये सॉल्यूशन मिल गया। अब इस सॉल्यूशन में टर्म्स क्या क्या रिप्रेजेंट हो रहे हैं ये हम देखते हैं। तो ये मैं मिटा देता हूं। Now please see here ये जो टर्म है ना, ये पहला ए ई रेस टू माइनस बी टी अपॉन 2m रिप्रेजेंट्स डैम्प एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डैम्प एम्पलीट्यूड। और ये जो टर्म है ना कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव, ये बताता है कि ये जो है अभी भी एसएचएम का इक्वेशन है, रिप्रेजेंट्स दी एसएचएम। ठीक है, तो अब ऑसिलेशन कैसे रिड्यूस हो रहा है देखो, ये एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियल है और नेगेटिव है, तो एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ओवर द टाइम टी। तो ये ऑसिलेशन ऐसे थे, तो ये एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रहा है बच्चे लोग। देखो, इफ यू कुड सी दिस इन दिस ग्राफ यू विल कम टू नो इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, सो प्लस ए माइनस ए एंड दिस होल इज एक्स। सो क्या पता चल रहा है मुझे, द ग्राफ ऑफ displacement versus time says that amplitude decreases with increase in time। यही पता चल रहा है ना बच्चे लोग, जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है देखो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। सो एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टाइम। सो यहां पे मैं लिख देता हूं एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, हियर आई शुड रिप्रेजेंट इट। ठीक है, अब यहां पे ये जो है ऑसिलेशन है, तो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी भी होगी ना ओमेगा डैश की, तो यहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे दी जाती है,
देखो बच्चों लोग, द डैम्प फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश इज गिवन बाय ओमेगा डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम माइनस बी अपॉन 2m होल स्क्वायर। इस तरीके से दिया जाता है। तो फिर टाइम पीरियड कैसे दिया जाएगा? Therefore, the time period of damp oscillation is given by, मुझे पता है t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। सही है बच्चा लोग, और ओमेगा की वैल्यू सामने है, ओमेगा डैश बोलूंगा यहाँ पे। तो 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम माइनस बी अपॉन 2m होल स्क्वायर। सही है। तो ये जो भी हमने देखा किसके बारे में बात की अभी तक? डैम्प ऑसिलेशन के बारे में बात की। ठीक है। नीट में जेडब्ल्यू में ज्यादातर क्वेश्चन यूज होता है, तो उसमें इसकी जरूरत पड़ती है, आपको याद रखना ये इक्वेशन की, जो एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है। नाउ we'll talk about next topic, that is free vibration, force vibration and resonance। ये इस चैप्टर का लास्ट थियरी टॉपिक है। फ्री वाइब्रेशन, ठीक है, देन फोर्स्ड वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस। ये टॉपिक अभी अपने को पढ़ना है। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? वी विल टॉक अबाउट फ्री वाइब्रेशन। क्या होता है फ्री वाइब्रेशन? देखो, मान लो मेरे पास एक पेंडुलम है, ऊपर ऐसा कनेक्टेड है, ठीक है, नीचे बॉब है। मैं इस बॉब को ऐसा साइड में लेके जाता हूं और छोड़ देता हूं। छोड़ने के बाद क्या डायरेक्टली इधर आके रुकेगा? क्या नहीं, ये आगे जाएगा और ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। तो क्या मैंने इस बॉब को फोर्स अप्लाई किया? क्या नहीं, मैंने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया। मैंने सिर्फ क्या किया, इस बॉब को अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, साइड में लेके जाके छोड़ दिया, फोर्स अप्लाई नहीं किया। तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेस कर दिया। तो किसी भी बॉडी को अगर उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे तो वो क्या करेगा? वो ऑसिलेट करना चालू करेगा अपने आप, बिना किसी फोर्स के। ठीक है। ऐसे वाइब्रेशंस को, ऐसे ऑसिलेशंस को बच्चा लोग फ्री ऑसिलेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? फ्री ऑसिलेशन या फिर फ्री वाइब्रेशन। ठीक है। और ये जब जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं उस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। ठीक है, बहुत सिंपल है, बिना किसी फोर्स के ये सब हो रहा है। सो मैं लिखता हूं फ्री वाइब्रेशन या फिर फ्री ऑसिलेशन when a body is displaced from its mean position, it starts vibrating with some frequency on its own. Such oscillation or vibrations are called as
फ्री वाइब्रेशन। ऐसे ऑसिलेशन और ऐसे वाइब्रेशन को क्या बोला जाता है बच्चे लोग? फ्री वाइब्रेशन बोला जाता है। और उस फ्रीक्वेंसी को एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। समझ में आया? ये बहुत ही सिंपल है, फ्री वाइब्रेशन या फिर फ्री ऑसिलेशन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फोर्स्ड वाइब्रेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, फ्री हो गया, फोर्स की बात करते हैं। तो अब मैं वही एक्सपेरिमेंट वापस से रिपीट करता हूं। चलो बस थोड़ा सा चेंज होगा। देखो बॉब है यहाँ पे कनेक्टेड पेंडुलम में, मैं साइड में लेके जा रहा हूं, डिस्प्लेस तो हो गया, अभी छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको फोर्स से उसकी तरफ मूव करूंगा। तो पहले केस में क्या था? मेन पोजीशन से साइड में लेके गया, डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, फोर्स अप्लाई नहीं किया था, एक्सटर्नल फोर्स अपने आप वाइब्रेट कर रहा था, दैट इज फोर्स। लेकिन अब क्या करूंगा? डिस्प्लेस कर रहा हूं और फोर्स भी अप्लाई कर रहा हूं, तो अब अपने आप वाइब्रेट नहीं करेगा, ये जो फोर्स दे रहा हूं इसकी वजह से वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो ऐसे वाइब्रेशन को क्या बोला जाता है? फोर्स वाइब्रेशन बोला जाता है या फिर फोर्स ऑसिलेशन बोला जाता है। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? फोर्स फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, तो फर्क क्या है दोनों में? इसमें अपने आप वाइब्रेट कर रहा था, अपने आप ऑसिलेट कर रहा था, इसमें विथ एक्सटर्नल फोर्स ऑसिलेट करेगा। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। सो हियर आई एम राइटिंग when a body is displaced from its mean position under the influence of external force, it starts vibrating. Such vibration or oscillation are called as forced oscillation। ऐसे ऑसिलेशन को क्या बोलेंगे बच्चा लोग? फोर्स ऑसिलेशन बोलेंगे या फोर्स वाइब्रेशन बोलेंगे। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन की वो भी क्या होती है? फोर्स फ्रीक्वेंसी। The frequency of oscillation is called as फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी। उसको क्या बोलते हैं? फोर्स फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो नेचुरल नहीं है। ठीक है, तो फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन समझ में आ गया आपको। नाउ विल टॉक अबाउट रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या है? तो देखो बच्चा लोग, अब यहां पे एक बात समझ लो, हर बॉडी जो भी हमको दिखती है ना, हर बॉडी की अपनी एक क्या होती है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, जिसके साथ वो बॉडी क्या करती है? वाइब्रेट करती है या ऑसिलेट करती है। ठीक है, तो कभी कभी क्या हो जाता है, जब बहुत सारे बॉडी आपस में एक साथ कनेक्टेड है, तो एक बॉडी अगर अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है तो वो उसके लिए नेचुरल है, लेकिन दूसरे के लिए क्या है? वो फोर्स है ना। तो दूसरे के लिए क्या होगी? वो फोर्स होगी। तो कभी कभी क्या होगा, जब दो बॉडी आपस में कनेक्टेड है तो एक का फोर्स फ्रीक्वेंसी दूसरे के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब मान लो ये दो मार्कर है, ठीक है, ये वाइब्रेट कर रहा है, अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फ्री वाइब्रेशन। लेकिन अब अगर इसको मैं फोर्स अप्लाई किया और ये वाइब्रेट कर रहा है फोर्स जबरदस्ती से, तो इसका वाइब्रेशन क्या हो गया? फोर्स वाइब्रेशन हो गया। अब ये इसके साथ कनेक्टेड है, जब ये वाइब्रेट कर रहा है जबरदस्ती, तो इसको भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो ये भी वाइब्रेट करेगा। लेकिन अगर इस फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी को इक्वल हो गई, तो फिर ये दोनों को क्या बोला जाएगा? दोनों को बोला जाएगा कि ये रेजोनेंस में है। ठीक है, तो बेसिकली रेजोनेंस क्या है? एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक बॉडी का फोर्स फ्रीक्वेंसी दूसरे बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाएगा। ठीक है, दैट इज नथिंग बट रेजोनेंस। सो व्हाट इज रेजोनेंस?
the phenomena in which the forced frequency of one body becomes equal to the natural frequency of another body. एक बॉडी का फोर्स फ्रीक्वेंसी अगर दूसरे बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ इक्वल हो जाएगा तो उस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? रेजोनेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक रेजोनेंस कर्व है। मान लो ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, ठीक है, और ये एनर्जी एक्सिस है, ए स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो होगा क्या, एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये फोर्स फ्रीक्वेंसी है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो क्या हो जाएगा, फोर्स फ्रीक्वेंसी किसी बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ इक्वल हो जाएगा। नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफओ बोलते हैं। ठीक है, तो उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे बॉडी जो है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे बॉडी जो है मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। बॉडी के पास मैक्सिमम एनर्जी होती है। ठीक है, तो दिस इज रेजोनेंस। कोई तकलीफ इसमें? देखिए, अच्छा, आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है, उसको भी समझ लेते हैं रेजोनेंस से रिलेटेड। ये स्ट्रिंग है जिसमें यहां पे एक पेंडुला कनेक्ट किया है, यहां पे एक छोटा पेंडुला कनेक्ट किया है। ये जो सी है ये सेम है ए की तरह, और फिर यहां पे बड़ा पेंडुला कनेक्ट किया, ए बी सी डी। ये सॉलिड है, सॉलिड रबर के, और बाकी सब हॉलो है। अब देखो यहां पे होगा क्या, अगर मैं ए को वाइब्रेट करूं अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है, तो ए में कौन सा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा? ए में फ्री वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वो वाइब्रेट कर रहा है, बस मैंने उसको डिस्प्लेस किया है। ठीक है, तो जब ये वाइब्रेट करेगा तो ये आपस में कनेक्टेड है, तो एनर्जी इनको भी ट्रांसफर होगी। तो ये सब भी क्या करने लग जाएंगे? ये सब भी जो है वाइब्रेट करने लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसकी क्या थी? ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी। अब इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बाकी सबके लिए क्या हो जाएगी? फोर्स फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, सो एक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बाकी सबके लिए फोर्स फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और बाकी सब भी क्या करने लग जाएंगे? वाइब्रेट करने लग जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं। ए को सॉलिड रखा है, बाकी सबको हॉलो कर दिया है। ठीक है, ए को और सी को इक्वल लेंथ है, बी छोटा लेंथ है, डी बड़ा लेंथ है। हम बोल रहे हैं ए को हम अपने नेचुरल पोजीशन से, मतलब मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे हैं, और उसको क्या कर रहे हैं? फ्री वाइब्रेशन दे रहे हैं। तो वो क्या करेगा? नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा। अब ये सारे के सारे जो पेंडुला है एक ही स्ट्रिंग के कनेक्टेड है, तो एक वाइब्रेट करेगा तो दूसरे भी वाइब्रेट करेंगे, बिकॉज एनर्जी ट्रांसमिट होगी। तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है, बाकी सब क्या होंगे? फोर्स फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, नाउ ए और सी सेम लेंथ के हैं, तो सेम लेंथ के हैं, तो इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? सेम होगी। तो अगर ए अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है, तो सी भी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ही वाइब्रेट करेगा। मतलब ए और सी की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो ए और सी की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, मतलब क्या हो गया? रेजोनेंस हो गया ना बच्चों। क्यों रेजोनेंस हो गया? ये इसके लिए क्या था? सी के लिए ए जो है एक्सटर्नल बॉडी है, तो ए की फ्रीक्वेंसी जो है सी के लिए क्या थी? फोर्स फ्रीक्वेंसी थी। लेकिन क्योंकि लेंथ सेम है, तो फ्रीक्वेंसी दोनों के जो टाइम पीरियड है वो भी सेम होगा, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। देखो रिलेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट जी बाय एल। ये पेंडुलम का इक्वेशन से हमने देखा। अब इन दोनों का लेंथ सेम है ना, तो दोनों का लेंथ सेम है, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? सेम हो जाएगा। सही है, क्योंकि वो मास पे डिपेंड नहीं करता, ये सॉलिड हो या हॉलो। तो लेकिन ए का फ्रीक्वेंसी सी के लिए क्या था? एक्सटर्नल था। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी को इक्वल हो गया, हुआ क्या नहीं? तो दोनों क्या करेंगे? रेजोनेंस में वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, तो सी जो है ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, बी की बात करूं, बी जो है सी से ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि बी की लेंथ कम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। डी की लेंथ ज्यादा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो फ्रीक्वेंसी कम।
इस तरीके से ये एग्जाम्पल दिया आपके बुक में, है ना। तो इसको समझ लेना। ये जो है वाइब्रेशन का टॉपिक था। फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन या रेजोनेंस। वाइब्रेशन के बदले ऑसिलेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर की थियरी खत्म होती है।